हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपना रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली में होता क्या है। इस टर्म को समझने के लिए अगर हम सिंपली समझें, सिंपली क्या बताता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन विद नॉर्मल फंक्शनिंग। अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव आर्गन नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ में मेरा काम वर्क करते हैं तो क्या होगा, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ल्ड हेल्थ की डिफिनेशन जो है, इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विद इंक्लूड इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इमोशनल और सोशल भी एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। तो डब्ल्यू एच ओ का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स क्या है, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, 4 पॉइंट, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। ये 4 तरीकों से अगर कोई भी हेल्दी है तो उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। सोसाइटी having a physically and functionally normal reproductive organ and normal emotion behavior interaction among all sex related aspect might call reproductivity healthy। तो अगर कोई भी अगर इंसान जो है वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके साथ साथ इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन भी अच्छे ठीक ठाक है सारी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम और कौन कौन सी स्ट्रेटजी आती हैं। तो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, जिसने क्या किया, एक्शन प्लान को इनिशिएट किया, उस प्रोग्राम को नेशनल लेवल तक लेके गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये सोशल गोल होता है, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। तो जो इंडिया जो है वो सबसे पहली कंट्री थी वर्ल्ड में, इंडिया जो सबसे पहली कंट्री थी जिसने क्या किया, एक्शन प्लान और प्रोग्राम को नेशनल लेवल तक लेके गया, ठीक है, सोशल गोल के लिए। ठीक, तो इस प्रोग्राम का नाम पड़ा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है कब शुरू किया गया, 1951 में शुरू किया गया। वर पीरियडिकली अशेयर ओवर अ पास्ट डिकेड, ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया कॉल्ड आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जो बाद में जो यहाँ पे जो प्रोग्राम चालू किया गया था, इसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोला गया। बाद में उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई गई कि वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज से क्या क्या संबंध में फैसिलिटी हो सकती हैं। सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी है वो इससे बहुत ज़्यादा ही प्रोग्राम को शो करती है कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहा जाए। किसके जरिए से बतलाती है, ऑडियो विजुअल की हेल्प से। प्रिंट मीडिया, यानी कि प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, इसको बोलते हैं एनजीओ, शॉर्ट में एनजीओ। एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों के बारे में। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड, ये सब इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है कि ऊपर इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से समझाने में। सेक्स एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन है स्कूल में इनकरेज होना चाहिए, जिससे राइट इन्फॉर्मेशन यंग्स को मिल सके। और डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ। जो लोग मिथ में हैं उनको क्या कर सके, जो मिसकंसेप्शन है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के संबंध में, उसको कम किया जा सके। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अबाउट एल्डोसेंस और रिलेटेड चेंज जो होते हैं, ये सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, ये सब जो हैं ये लोगों के बीच में क्या होते हैं, एडोलसेंट स्टेज में सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ को लीड करने में दिक्कत पैदा कर सकती है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ को अगर जीना है तो क्या होगा कि हमको जो है इन सारी चीज़ों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। एडोलसेंस रिलेटेड चेंजिंग भी होते हैं, हमें साफ़ सफाई भी रखनी पड़ती है, ठीक है, और एसटीडी से बचना रहता है, एड्स वगैरह हो गया। इन सब चीज़ों को हमें अगर सही जानकारी अगर मिलती है तो हम सही मायने में काम करते हैं। ठीक, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल, मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट वेरिएबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन किन किन चीज़ों के बारे में। जो फर्टाइल कपल हैं, जो मैरिजेबल एज के ग्रुप के लोग हैं, अब बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शन हैं, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसी करनी चाहिए, और पोस्ट नेटल केयर यानी कि बच्चों की मदर और चाइल्ड को दोनों को डिलीवरी के बाद में कैसे केयर करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और मेल और फीमेल चाइल्ड को बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली फॉर डिजायर्ड साइज, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ठीक, अगर ये सारी सही जानकारी अगर होगी तो क्या हो सकती हैं, हम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही चीज़ों की सही जानकारी ना होने की वजह से,
ठीक, सेक्स अब्यूज हो रहे हैं और सेक्स रिलेटेड क्राइम भी हो रहे हैं। क्रिएटेड इनेबल पीपल थिंक टू टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाई बिल्ड अप अ सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो इन चीज़ों को करने के लिए क्या है कि हम इन लोगों को इन चीज़ों को रोकने के लिए एक सोशली समाज जिम्मेदार है, एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए भी, ठीक है, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। सक्सेसफुल implantation of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructural facility, professional expertise, material support। तो क्या कहते हैं, सक्सेसफुल अलग अलग तरीकों से एक्शन प्लान को इम्प्लांट किया गया है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी होती हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या कहते हैं, फाइनेंशियली तो कमज़ोर नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या बताया गया, इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस केयर टू पीपल टू रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे एक मेडिकल असिस्टेंस और उसकी देखभाल करने के लिए, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम को समझने के लिए कि प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, डिलीवरी में, एसटीडी में, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, इनफर्टिलिटी में, ये चीज़ें क्यों आती हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड ए न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट आर असिस्टेंस टू पीपल, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जो है वो जैसे नई स्ट्रेटजी आती गई टाइम टू टाइम, जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे नई स्ट्रेटजी आती गई और फैसिलिटी अच्छी होती गई, लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलती गई। लेकिन स्टोटरी बैन एक थी एमनियोसेंटेसिस क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग द मेंसेज ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है कि बाद में क्या कर दिया गया, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें जिसमें क्या करते थे, एमनियोटिक फ्लूइड को डेवलपिंग फीटस के कलेक्ट किया जाता था, फिर फीटल सेल को एनालिसिस किया जाता था, फिर उसमें क्या किया जाता था, उसमें टेस्ट करके हम पता कर लेते थे कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, या कोई फीटस के सर्वाइव होने के चांस हैं या नहीं हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस बेबी को क्या किया जाता था, उसको एबॉर्शन करा दिया जाता, यानी एमनियोसेंटेसिस करा दी जाती। एमनियोसेंटेसिस से ये भी पता चल जाता था कि मेल है फीमेल है, लेकिन लोगों ने इसको क्या किया, गलत यूज किया। कैसे, क्योंकि फीमेल अगर बेबी है तो उसको उस पेटी में मार दिया जाता था, ठीक। तो फीमेल फर्टिसाइड, सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेंसेज ऑफ द फीमेल फर्टिसाइड। तो इसको बाद में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया, ठीक है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया में बहुत सारे रिसर्च किए गए और उनको इनकरेज भी मिला, सपोर्ट भी मिला गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के द्वारा। उन्होंने नए नए मेथड और नए नए तरीके पाए, उसको रिसर्च किए। तो सहेली जो है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज है फीमेल के लिए, ये डेवलप की गई थी लखनऊ के साइंटिस्ट जो CDRI का पूरा नाम क्या, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में, ठीक। तो लखनऊ के CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों के द्वारा जो है एक सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इसको डेवलप किया गया, ठीक। बेटर अवेयरनेस जो सेक्स रिलेटेड मैटर के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या किया गया, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि ज़्यादा जागरूकता जो है हमें सेक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, जिससे और जो है इसमें मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी और अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिलने की वजह से, देखभाल करने की वजह से मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हद तक घटी, ठीक है। और इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, और बहुत ज़्यादा जो कपल हैं कम फैमिली में ही खुश रहना पसंद करते थे। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर स्टडी, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी, ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ज़्यादातर क्या हुआ कि फैसिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों घट गए। ये क्यों घटी, क्योंकि पोस्ट नेटल केयर यानी कि डिलीवरी के बाद में क्या देखभाल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, और मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी लोगों ने डॉक्टरों से सलाह लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सारी समस्याओं का निदान हो गया, ठीक। ऑल इंडिकेटिव इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पिछले की लास्ट सेंचुरी में लगभग बहुत सारी तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल में इन्होंने इम्प्रूव की है, जिसकी वजह से ज़्यादा सर्वाइव होने के चांस बढ़ गए हैं पिछले सालों में। कब की ये बात है, ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है लगभग 1900 के आसपास, लगभग 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई, 2011 में 7.2 बिलियन हो गई, जिसमें इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के समय जो है इंडिया में जो पॉपुलेशन थी 350 मिलियन थी, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, बिलियन मार्क 2000 के आसपास जो है 1.2 बिलियन हो गई, 2000 के आसपास क्या हुआ, बिलियन में पहुंच गई। और 2011 में जब उसका जनगणना की गई तो क्या हुआ, 1.2 बिलियन पहुंच गई। इसमें क्या हुआ, डेथ रेट बहुत तेज़ी के साथ घटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी घटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी घटी,
इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि सर्वाइव होने के चांस ज़्यादा बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है, जिसको आरसीएस कहते हैं, इसने क्या किया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डाउन करने का सोचा। ठीक, तो इन्होंने ओनली मार्जिनल, कैसे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो 2% से भी कम थी। मतलब हर साल 1000 लोगों में 20 लोग ही नए जन्म लेते थे। रेट एडवांस अवर पॉपुलेशन कुड बी इंक्रीज रेपिडली, लेकिन अचानक जो पॉपुलेशन की रेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी। अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरिसिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी अलार्म हो गए, एक तरीके से संकेत मिलने लगे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग में उनको दिक्कतें होने लगी। स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया, देयरफॉर गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप द सीरियस मेजर टू चेक हिज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इसको चेक किया और इसको जो है कंट्रोल करने के बारे में कुछ चीज़ें सोची। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, तो इसमें सबसे मेजर जो स्टेप है वो क्या है, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो कम फैमिली में रहना पसंद करें, स्मॉलर फैमिली बनाएं, और वो जो है अलग अलग तरीके की कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करें। ठीक है, और जो है मीडिया में उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया, पोस्टर लगाए गए। ठीक है, और उन्होंने जो एक तरीके से स्लोगन भी दिया कि हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन। ये स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। बहुत सारे कपल ने, मोस्टली यंग ने, अर्बन वर्किंग में इस पे काम किया, तो उन्होंने केवल एक चाइल्ड को ही अडॉप्ट किया। स्टैट्यूटरी राइजिंग अ मैरिजेबल एज आ फीमेल के लिए मैरिजेबल एज 18 साल कर दी गई, मेल के लिए 21 साल कर दी गई। ठीक है, इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिली आर टू अदर मेजर टेकन टू टेकल दिस प्रॉब्लम, तो छोटी फैमिली जो है इस प्रॉब्लम से एक तरीके से बच गई, कि उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने कम जो स्मॉलर फैमिली में अपने आप को अडॉप्ट किया। ठीक है, लेटर डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिव मेथड, और जो है कुछ लोगों ने क्या किया, कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक गई, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सका। ठीक, आइडियल कंट्रासेप्टिव जो है वो कैसी होती है, यूजर फ्रेंडली होती है, आसानी से अवेलेबल होती है, इफेक्टिव होती है, रिवर्सिबल होती है, इसका कोई या बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। ये जो है किसी भी तरीके का सेक्सुअल ड्राइव में या डिजायर में या सेक्सुअल प्रोस्पेक्टिव की उसकी तरह से इस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, वाइड रेंज कंट्रासेप्टिव मेथड का जो वाइड रेंज है ये अवेलेबल है। ठीक है, कुछ भी इसको हम कुछ कैटेगरी में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन, नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। तो किसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर हो गया, दूसरा आईयूडीज हो गया, तीसरा ओरल कंट्रासेप्टिव, चौथा इंजेक्टेबल, पांचवा इम्प्लांट, छठवा सर्जिकल मेथड। इन 6 तरीकों से जो है उनको क्या किया जा सकता है, कंट्रासेप्टिव मेथड के जरिए से उसको प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो पहला क्या है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में कौन कौन है, ये काम करता है प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम। इसमें नेचुरल मेथड में हम ये अवॉइड करते हैं कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग ही ना होने दें। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या है, एक ये ऐसा मेथड है जिसमें कपल अवॉइड करते हैं क्वाइटस को 10 से 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिनों के बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। जिस समय ओवल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पीक वैल्यू पे होता है, 10 से 17 दिनों के बीच में ही ओवल्यूशन होता है, इस समय क्वाइटस को प्रिवेंट कर देते हैं, क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि 10 से 17 दिनों के बीच में ही फर्टिलाइजेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उसको क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड क्या होता है, 10 से 17 दिन, 10 से 17 दिन ही क्या है, फर्टाइल पीरियड है। 10 से 17 दिन ही क्या है, फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक होता है विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट। एक दूसरे तरीके का मेथड है जिसमें मेल पार्टनर क्या करता है, अपने पेनिस को वेजाइना से इजैकुलेट होने से पहले ही निकाल देता है, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन अंदर ही ना हो पाए। ये होता है विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट। एक होता है लैक्टेशनल एमनूरिया, इसमें मेंस्ट्रुएशन ही एब्सेंस हो जाए। ये किस पर बेस्ड होता है, ओवल्यूशन। इसमें साइकिल जो है दोबारा नहीं आती है, ठीक, जब तक लैक्टेशन होता है पार्चुलेशन के समय में। ठीक है, जब तक मदर जो है चाइल्ड को पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड कराती तब तक मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है। इसमें चांस ऑफ कंसेप्शन बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये जो है मैक्सिमम पीरियड आप ये लगभग 6 महीनों तक होता है। पार्चुलेशन के समय में, पार्चुलेशन के बाद में लगभग 6 महीने तक ही ये लैक्टेशनल एमनूरिया चलता है, जो कि उस समय मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है। नो मेडिसिन या डिवाइस, इस मेथड में हम यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी मेडिसिन कोई भी डिवाइस इस मेथड में यूज़ नहीं करते, सब क्या है, नेचुरल है। ठीक है, अब इसमें चांस ऑफ फेल्योर, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, फेल होने के चांस जो हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं। इस मेथड में फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम स्पर्म को फिजिकली रोका जाता है उसको मीट करने से, किसकी मदद से, बैरियर की मदद से। ऐसे मेथड जो हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल कंडोम, ये एक थिन रबर लैटेक्स सीड से बनते हैं, जो पेनिस को मेल में
और क्या कहते हैं, पेनिस को मेल में, वेजाइना में, और सर्विक्स को फीमेल में कवर करते हैं। ठीक है। क्वाइटस के जस्ट बिफोर, क्वाइटस के जस्ट पहले क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को इजुकुलेट, इस सीमेन को इजुकुलेट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। तो इसमें एक जो है निरोध जो है, ये पॉपुलर ब्रांड होता है कंडोम का मेल के लिए। जो है इसमें कंडोम का यूज़ करने से क्या होगा, इसके बहुत ज़्यादा ही फायदे भी हैं। क्या, इसमें STI होने के चांस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है, एड्स वगैरह हो गया, इसमें जो फैलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मेल और फीमेल कंडोम जो है डिस्पोजेबल होते हैं, इनको सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है। इसमें प्राइवेसी, यूजर को प्राइवेसी भी मिलती है। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वाल्ट जो हैं ये भी बैरियर हैं, ये रबर के भी बनते हैं। इनको फीमेल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है। क्वाइटस के समय सर्विक्स को ये कवर करते हैं। ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म के एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। ये रीयूजेबल होते हैं। तो रीयूजेबल कौन है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वाल्ट जो है रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेली होती हैं, फॉर्म होती हैं। ये क्या है, ये भी बैरियर हैं जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। दूसरी जो इफेक्टिव और पॉपुलर जो मेथड है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं। ये डिवाइसेज जो है डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। IUD जो हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज जो हैं, ये अवेलेबल हैं। ये नॉन मेडिकेटेड IUD जैसे जो हैं वो लिप्स लूप जो नॉन मेडिकेटेड IUD है। कॉपर रिलीजिंग IUD में कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375 भी है। हार्मोन रिलीजिंग IUD में प्रोजेस्टाजेट LNG-20 है। IUD जो है क्या करती हैं कि यूट्रस के अंदर स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं। कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है और स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग IUD जो हैं ये यूट्रस में अनसुटेबली यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। ठीक है। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, IUD जो होती हैं आइडियल कंट्रासेप्टिव होती हैं फीमेल के लिए जो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी डिले में हो या अपने बच्चों के बीच में गैपिंग चाहते हैं। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक, तो IUD जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज आइदर प्रोजेस्टाज, कुछ ओरली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रासेप्टिव होती हैं जैसे प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये दूसरे तरीके का कंट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये जो है टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, इस वजह से इनको जो है पिल्स के नाम से जानते हैं। पिल्स को जो है डेली लगभग 21 दिनों तक लिया जाता है। ठीक है। स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन फर्स्ट 5 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिनों के अंदर ही इसको स्टार्ट कर देना चाहिए और 7 दिनों के गैपिंग के बाद, आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो उस समय 7 दिनों के गैप के बाद में दोबारा सेम पैटर्न पे चालू कर देना चाहिए। कब तक, जब तक फीमेल उसको प्रिवेंट करना चाहती हैं, कंसेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती हैं। ये क्या करता है, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, होने ही नहीं देता, और ना तो ओवुलेशन होने देता ना तो इम्प्लांटेशन होने देता है। ठीक है। और ये जो है क्वालिटी सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री घट जाती है, स्पर्म मूव नहीं कर पाता है। पिल्स जो हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और ये फीमेल के द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। सहेली जो है ये न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है जो फीमेल की इसकी बनती है। सहेली जो है नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से। ठीक है। फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, जिसको बोला जाता है वंस अ वीक पिल। तो सहेली को बोला गया वंस अ वीक पिल। ठीक है। इसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और ये कंट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा होती है। प्रोजेस्ट्रोजन जो है ये अकेले या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के साथ में फीमेल जो इसका यूज़ करती हैं, किस फॉर्म में, इंजेक्शन या इम्प्लांट के तौर पे स्किन के अंदर। ठीक है। इनका जो एक्शन होता है वो पिल्स के जैसा ही होता है, इनका जो इफेक्टिव पीरियड है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। इम्प्लांट का इफेक्टिव पीरियड सबसे ज़्यादा होता है। प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या IUD जो है ये क्वाइटस के 72 आवर के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। तब जो होती ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनको जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं, जो पॉसिबल प्रेगनेंसी हैं जो कि रेप की वजह से या अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो जाती हैं, इनको अवॉइड करने के लिए वैसा ना हो, इस वजह से इनको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव बोला जाता है। ये 72 आवर्स के अंदर ही इम्प्लांट किए जाएँ, टेक किए जाएँ। ठीक है। अब यहाँ से डायग्राम में देख लेते हैं, कुछ दिए गए हैं। ये जो है ये मेल कंडोम को बताया गया है, ये फीमेल का है। ठीक है। ये कॉपर टी है, टी तो दिख ही रहा है तो कॉपर टी होगी, तो सिंपल ही है। ये जो है इम्प्लांट होते हैं, ये क्या है, इम्प्लांट के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये इम्प्लांट होते हैं। ठीक है। अब सर्जिकल मेथड आता है।
सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ये मेल और फीमेल पार्टनर जो हैं ये टर्मिनल मेथड अपनाते हैं, जब फाइनली मतलब प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं तब जो है ये टर्मिनल मेथड अपनाते हैं, मेल या फीमेल पार्टनर दोनों। इसमें एनी नो मोर प्रेगनेंसी, जब और प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन जो है क्या करता है, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। ये सर्जिकल जो तरीका है गैमीट के फॉर्मेशन को कम नहीं करता है, ब्लॉक गैमीट के ब्लॉक ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है, ठीक। स्टरलाइजेशन जो प्रोसीजर है मेल में जो होती है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, फीमेल में जो होती है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वासा डिफरेंसिया के छोटे से पार्ट को हटा दिया जाता है या टाइटअप कर दिया जाता है स्क्रोटम में थोड़ा सा स्मॉल इंसिजन लगा करके। जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या है, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, टाइअप कर दिया जाता है एब्डोमेन में, यानी वेजाइना के थ्रू एब्डोमेन में छोटा सा इंसिजन लगा करके। ये टेक्निक जो होती है हाईली इफेक्टिव होते हैं, इनके रिवर्सिबिलिटी के चांस जो है बहुत कम होते हैं, वेरी पुअर। इट नीड्स टू एम्फसाइज दैट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। इट यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन। तो क्या कहते हैं, ये स्टरलाइजेशन तब कराया जाता है, इसकी स्टरलाइजेशन कराने से पहले जो एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए उसके बाद में। तो उसमें ये याद रखना चाहिए कि ये कंट्रासेप्टिव जो है नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनफैक्ट ये प्रैक्टिस जो है नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसेप्शन को रोक देती है, ठीक है। द फोर्स यूज टू दीज मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले इस पे प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन, ये ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस इस पर घट जाते हैं, प्रेगनेंसी होने के चांस ही बहुत मिनिमम हो जाते हैं, ठीक। कि इसमें जो है ऐसी कंडीशन जो है स्टरलाइजेशन जो टेक्निक है इसमें एक तरीके से रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है। नो डाउट वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट यूज टू मेथड हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे जो मेथड हैं ये जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही पॉपुलेशन की उसको चेक करने में बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करते हैं। इनके पॉसिबल इफेक्ट भी हो सकते हैं, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू द फीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं। तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, इनको हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, देखो वासा डिफरेंस को कट कर दिया गया है, ठीक है, और ये जो है टाइट अप कर दिया गया है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया, वैसेक्टोमी ही ट्यूबेक्टोमी। अब इसमें भी कुछ ये इसको अभी बाद में पढ़ लेते हैं, पहले एमटीपी पढ़ लेते हैं, ठीक। एमटीपी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है, ये जो वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का फुल टर्म के पहले जो वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का उसको बोलते हैं एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा गया। लगभग हर साल पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं, जो जितनी भी एक साल में प्रेगनेंसी कंसीव होती हैं उसका 1/5 पार्ट, यानी कि 20%। ये वेदर इज एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी नॉट बी डिबेटेड अपॉन मैनी कंट्री ड्यू टू इमोशनल। बहुत सारी कंट्री में एमटीपी को लीगलाइज नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस और सोशल इशू। इंडिया की गवर्नमेंट जो है एमटीपी को लागू किया 1971 में स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ कि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इन डिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड। ये जो है ये मेथड ये चेक करता है कि इसमें इलीगल तरीके से फीमेल फर्टिसाइड तो नहीं हो रही हैं। रिपोर्टेड हाई टू इंडिया, इसका जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ही है, ठीक। वाई एमटीपी क्यों? आंसर इज टू गेट राइट अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ऑफ फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। तो इसमें जो है एमटीपी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसका कारण क्या है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या कंट्रासेप्टिव यूज किए गए लेकिन फेल हो गया, या रेप्स की वजह से जो है एमटीपी कराई जाती है अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। एमटीपी जो है इसेंशियल सर्टेन काज केसेज वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फाटल। और क्या कह सकते हैं कि एमटीपी कब कराई जाती है, जब ये प्रेगनेंसी जो है जो प्रेगनेंसी रखी है वो जो है या तो प्रेगनेंसी हार्मफुल हो सकती है बच्चे के लिए और मदर दोनों के लिए, तब उसको जो है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। एमटीपी जो है ये रिलेटिव सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एमटीपी जब कराई जाती है तो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, यानी कि 12 हफ्तों तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्कर हो जाती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी एमटीपी जो होती है परफॉर्म होती हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा ही जब ज़्यादातर जो एमटीपी परफॉर्म की जाती हैं लीगली अनक्वालिफाइड चेक्स, ये जो नहीं है परफॉर्म इलीगली, ज़्यादातर जो एमटीपी परफॉर्म की गई हैं वो इलीगली, वो भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा। नॉट ओनली अनसेफ ही नहीं है, ये खतरनाक भी है। दूसरा डेंजरस ट्रेंड क्या है कि एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज करके जो है अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटेक्टर पता करना, उसके बाद में अगर फीटर जो है फीमेल पाई गई तो उसको एमटीपी के द्वारा उसको पूरी तरीके से हटा देना। तो ये क्या है, पूरी तरीके से टोटली इलीगल है।
ऐसी प्रैक्टिसेज जो हैं अवॉइड करने के लिए ये डेंजरस होती दोनों के लिए, यंग मदर और फीटस दोनों के लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग जो होती है ये अवॉइड करना चाहिए अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस से, जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें इलीगल एबॉर्शन और साथ में प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी को रिवर्स मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसका जो सेकंड अमेंडमेंट आया वो 2017 में आया। पहला कब आया था, एमटीपी लागू कब की गई थी, 1971 में, 1971 में, और 2017 में इसका सेकंड अमेंडमेंट आया। ठीक है, इसमें जो बताया गया कि जो इलीगल एबॉर्शन के जो और मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो है इसको जो है कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, इसमें बताया गया। ठीक है, एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी जो है ये टर्मिनेट हो सकती हैं किसके कंसिडर ग्राउंड्स विद इन फर्स्ट 12 वीक्स। प्रेगनेंसी के पहले 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ओपिनियन, इसमें जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। अगर प्रेगनेंसी जो है 12 हफ्तों से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 24 हफ्तों से कम है, तो उस कंडीशन में दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, ओपिनियन लेनी पड़ती है गुड फेथ के लिए। उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। ठीक है, ग्राउंड से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लाइफ टू प्रेग्नेंट वुमेन आर इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो इसमें जो है जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें फिजिकली इंजरी या मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब नहीं, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसमें एमटीपी फाइनली की जाती है। ठीक, देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट अ चाइल्ड वर बॉर्न वुड सफ़र फ्रॉम फिजिकल, अगर बच्चा जो है जन्म लेने वाला बच्चा जो है उसके पास वो जो है मेंटली एबनॉर्मल है, ठीक है, या हैंडीकेप्ड है, सीरियसली हैंडीकेप्ड है, तो उस कंडीशन में अबॉर्शन कराया जाता है, एमटीपी कराई जाती है। एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन या डिजीज जो हैं ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के समय ट्रांसमिट होते हैं। इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीआई कहते हैं। इन्हीं को वेनरल डिजीज कहते हैं। इन्हीं को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये एसटीआई से फैलती हैं। ठीक है, अब एचआईवी जो है लीड करता है एड्स को, ये मोस्ट कॉमन एसटीआई है। एचआईवी इन्फेक्शन जो है मोस्ट डेंजरस होता है। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन है जैसे हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये जो है इंजेक्शन निडल की शेयर करने से ही ट्रांसमिट हो जाते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की यूज़ के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करने से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की वजह से। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, तो यहाँ पे कौन किस तरीक़ों से ये इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी हो गया, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पहला शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए से इन्फेक्टेड पर्सन के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लिया गया। अगला क्या कहता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की वजह से। ठीक, चौथा क्या होगा, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में। इनमें हेपेटाइटिस बी को छोड़ करके, इनमें हेपेटाइटिस एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पी, एचआईवी इन्फेक्शन जो हैं और बहुत सारी डिजीज जो होती हैं क्यूरेबल होती हैं इफ़ डिटेक्ट अर्ली, अगर इसको शुरुआती समय में अगर पहचान लिया जाए तो उसको ट्रीट किया जा सकता है प्रॉपर्ली, क्योंकि इनके अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं बहुत कम होते हैं। इनमें ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, लाइट पेन, स्वेलिंग हो सकती है जेनिटल रीजन में। इनमें इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है एसिम्प्टोमेटिक होती है, इस वजह से इसको जो है अनडिटेक्ट बहुत लंबे समय तक इसको नहीं पहचान सकता है, नहीं पहचाना जा सकता। एब्सेंस या लेस सिग्निफिकेंट होते सिम्टम्स, या तो सिम्टम्स होते नहीं या तो बहुत कम होते हैं अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन के। सोशली, और दूसरी बात क्या है, एसटीआई से जुड़े हुए संबंध जो सोशली स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं, मतलब सोशली भी डिस्टर्ब होते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको जो टाइमली डिटेक्शन करवाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो सके। इसमें जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसको बोलते हैं पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टाइल या यहाँ तक कि कैंसर जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, ये भी इसी में इंक्लूड होते हैं। ये सब चांस हो सकते हैं अगर सही समय पे अगर उसको डिटेक्ट नहीं किया गया तो उसके बाद में पेल्विक पीआईडी हो सकता है, एबॉर्शन कराना पड़ सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। एसटीआई जो मेजर कारण है जो हमारी हेल्दी सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का। ठीक है, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के जरिए से या डिजीज़ को क्योर करके। ठीक है, प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम चला करके उसको सचेत किया जा सके। सारे पर्सन जो है वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। ये जो है रिपोर्टेड वेरी हाई एमंग पर्सन एज ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा जो कंडीशन स्टेज देखने को मिलती है वो 15 से 24 साल के बीच में होती है। ये एज ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पर हम लोग बिलोंग करते हैं। ठीक, देयर इज नो रीजन, इसमें कोई पैनिक होने का कारण नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन इसका पॉसिबल है। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, सेक्स को अवॉइड करना चाहिए अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर के साथ। हमेशा अगर करना है तो कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए क्वाइटस के समय। ठीक है, इस केस में इन केस ऑफ डाउट वन शुड बी क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर किसी को सस्पेंस है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए और उससे अपनी सारी बात बताए और क्या करे, ट्रीटमेंट करवाए, कंप्लीट ट्रीटमेंट। इफ़ डायग्नोसिस विद इन्फेक्शन, अगर डायग्नोस हो गया इन्फेक्शन के साथ में तो उसको जो है कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट कराएं। इनफर्टिलिटी,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बिना इनफर्टिलिटी के एक तरीके से इनकम्प्लीट होती है, इसको अगर मेंशन ना किया जाए। लार्ज ग्रुप ऑफ कपल जो हैं पूरे वर्ल्ड में, यहाँ में इंडिया में भी, इंडिया को इंक्लूड करके इनफर्टाइल होते हैं ज़्यादातर कपल। ये जो है अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं। फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल भी डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये इनफर्टिलिटी हो सकती है। इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि बच्चा नहीं दे सकते, बट मोर ऑफन देन नॉट ये ऐसा नहीं। प्रॉब्लम लाई इन द मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक बनाए गए हैं, ठीक है, कोई भी डायग्नोसिस को पहचानने के लिए। करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम दिस डिसऑर्डर, और ये इस तरीके के डिसऑर्डर को करेक्ट ट्रीटमेंट करने के लिए। इनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, ठीक। हैव वेयर इज करेक्शन आर नॉट पॉसिबल, जब करेक्शन नहीं पॉसिबल होता तो क्या करते हैं? चिल्ड्रेन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक के जरिए से, उनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ART। तो जब ये करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो ART टेक्निक के जरिए से उसको चाइल्ड क्या कर सकते हैं? कंसीव करा सकते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इनमें जो है सिमिलर कंडीशन दे करके बॉडी के बाहर कंडीशन किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर करा करके। एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी ET, ठीक है। इनमें से पापुलेस को बोला जाता है टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम। इसमें वाइफ का ओवा लिया जाता है यानी डोनर फीमेल से, और जो है हस्बैंड यानी डोनर मेल से स्पर्म लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और जाइगोट इंड्यूस करा जाता है सिचुएशन लैब में ही सिमिलर कंडीशन दे करके। जाइगोट या अर्ली जो एम्ब्रियो होता है लगभग 8 ब्लास्टोमियर तक का, फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें जो है कितनी सेल का होता है? 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल का, ठीक है। एम्ब्रियो मोर देन, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियो बनते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन से, जिनमें क्या होता है? फीमेल के साथ में गैमेट का फ्यूजन कराया जाता है। सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट फीमेल, ऐसे ट्रांसफ़र जो हैं उन फीमेल के लिए सही हैं जो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती थी। ओवम का ट्रांसफ़र जो है डोनर से फैलोपियन ट्यूब में कराना, इसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। दूसरी मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर से ओवम को कलेक्ट किया, दूसरी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में गैमीट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसको बोला गया गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जो गैमीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड, लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI एक स्पेशल प्रोसीजर होती हैं जिसमें एम्ब्रियो बनाने के लिए लैब में ही स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इनफर्टिलिटी जो है या तो मेल पार्टनर के इनएबिलिटी होने की वजह से कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल में, या तो उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है एजुकेशन के दौरान में, तो इस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक अपनाते हैं। इस टेक्निक में क्या करते हैं? हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से सीमेन को कलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली, फिर उसको वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर देते हैं या यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर यूट्रस में करेंगे तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन फीमेल के, ठीक है। तो ऑप्शन मैनी ऑल दीज टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक जो हैं हाई प्रिसीजन, बहुत सावधानी के साथ की जाती हैं, हेडिंग फॉर स्पेशलाइज प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, और इसमें बहुत ज़्यादा ही महंगे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी होती है। ये फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल हैं कुछ कंट्री में ही, ठीक है। दीज इसके बेनिफिट जो हैं वो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इसके बेनिफिट सारे लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसके जो है बहुत कम लोग ही इसको करवाते हैं। ये इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर भी होती है, ये भी डिटरमाइंस एडाप्टेशन ऑफ दिस मेथड। ये इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अल्टीमेट एम क्या है इस प्रोसीजर का? कि इट हैव टू चिल्ड्रन, तो उसको बच्चे कंसीव कराना, ठीक। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट कंसीव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ अवर लॉ परमिट लीगल एडॉप्टेशन एंड इट इज येट। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो उन चाहते हैं कि मैच्योरिटी के समय में तो उनका ध्यान उतना नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं? लीगली वो जो है अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पेरेंटहुड में मतलब कपल के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पेरेंट बन जाएं, कि वो जो है लीगली बच्चों को अडॉप्ट कर लें, ठीक है। समरी में देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये टोटल वेलबींग सारे तरीकों से, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, ठीक है। इंडिया जो हमारा जो नेशन, इंडिया जो सबसे पहला नेशन था जिसने क्या किया, सबसे पहली कंट्री है जिसने वर्ल्ड लेवल पे एक्शन प्लान को चालू किया नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को अचीव करने के लिए। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, उसने काउंसलिंग की और सभी लोगों में जागरूकता फैलाई। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, रिसोर्स उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए,
सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए, STI इन्फेक्शन के लिए, उसमें एड्स वगैरह कैसे लोगों में फैलता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। प्राइमरी स्टेप जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, और प्रॉब्लम जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं, डिलीवरी है, मेडिकल टर्म से प्रेगनेंसी है, STI, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्ट नेटल चाइल्ड और मैटरनल मैनेजमेंट, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के लिए। इसको बोलते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो हमारी कंट्री में एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इम्प्रूव होने की वजह से हमारी कंट्री में मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हद तक कम हुई है। इसमें जो है STI का क्योर और अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से ये भी कारण है कि उसमें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हुई है। इनफर्टाइल कपल को भी जैसे उसमें इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी में होने की वजह से बेटर लिविंग कंडीशन जो है ये प्रमोट करती हैं कि ये सारी कंडीशन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ऐसी ग्रोथ जो है ये कंट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा जो है उसको थोड़ा बहुत रोका जा सकता है। अलग अलग कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जो हमारे मार्केट में या हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, जैसे कुछ नेचुरल ट्रेडिशनल बैरियर, आईयूडीज, पिल्स, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड वगैरह हो गए। ठीक, इनके द्वारा हम जो है इन चीज़ों को रोक सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव आर द नॉट इरेगुलर, कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। ये कब तक होती है, जब तक वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी में गैप रखना चाहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है ये हमारी कंट्री में लीगलाइज्ड है। MTP जो जनरली परफॉर्म कब की जाती है, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, रेप की वजह से, कॉजल रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन जो है हार्मफुल हो सकता है, यहाँ तक कि घातक हो सकता है। जब मदर और फीटस दोनों के लिए जब नुकसानदायक हो प्रेगनेंसी, तब जो है MTP कराई जाती है। इन्फेक्शन एंड डिजीज जो है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर होते हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STI। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, ये जो कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं STI में। ठीक है, और ये अर्ली डिटेक्शन जो है फैसिलिटेट करता है कि हाँ, ताकि वो जो है उस डिजीज़ का अच्छा से अच्छा क्योर हो सके। सेक्सुअल इंटरकोर्स को अनवांटेड या अननोन या मल्टीपल पार्टनर के साथ में अवॉइड करना चाहिए। कंडोम का यूज़ करना चाहिए क्वार्टर्स के समय। ये सिंपल प्रिकॉशंस होते हैं जिससे हम जो है STI से बच सकते हैं। ठीक, इनएबिलिटी टू कंसीव, ऐसे लोग जो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कंसीव नहीं कर सकते हैं लगभग 2 साल के बाद, 2 साल तक कोशिश करें लेकिन जो है उसको जो है बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ऐसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोविशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अनफर्टिलिटी क्या है कि उसमें जो है सेक्सुअल कोविशन कर रहे हैं लेकिन कोई प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 साल लगातार हो गए लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। वेरियस मेथड होते हैं जो हमारे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ऐसे कपल्स के लिए वो कौन कौन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ये हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है और हमारी पूरी यूनिट रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।